दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे यश चोपड़ा जी की एक और मल्टी स्टारर रोमांटिक फिल्म सिलसिला से जुड़े बहुत सारे रोचक तथ्यों की। दोस्तों वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है लेकिन वीडियो बहुत ही नॉलेजेबल और इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखिए। गुमान से दूर दूर यकीन की हद के पास पास देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए। उनका दामन छोड़ दीजिए, ये मेरे बस में नहीं। और रंग बरसे भीगे चुनर वाली रंग बरस। क्यों मेरा घर तबाह कर रही है? अपना घर भी तो भोग रही हूँ। दोस्तों सिलसिला से पहले आई यश चोपड़ा जी की मल्टी स्टारर रोमांटिक फिल्म कभी कभी पर हमारे चैनल पर पहले ही वीडियो आ चुकी है, जिसका लिंक आपको ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहां से उस वीडियो को भी ज़रूर देखें। दोस्तों सिलसिला की रोमांटिक म्यूजिकल ड्रामा फिल्म थी जिसे इंडिया की कुछ मोस्ट पॉपुलर कल्ट क्लासिकल फिल्मों में स्थान प्राप्त है। दोस्तों फिल्म रिलीज हुई थी आज से लगभग 39 साल पहले, साल 1981 में स्वतंत्रता दिवस से एक दिन पहले 14 अगस्त के दिन। फिल्म को डायरेक्ट किया था कभी कभी, लम्हे और चांदनी जैसी कई फिल्में डायरेक्ट कर चुके जाने माने फिल्मकार यश चोपड़ा ने। फिल्म को यश चोपड़ा जी के ही होम प्रोडक्शन यशराज फिल्म्स के बैनर तले बनाया गया था, तो फिल्म को प्रोड्यूस किया था ऑब्वियसली यश चोपड़ा ने। फिल्म की स्टोरी तैयार की थी प्रीति बेदी ने, स्क्रीन प्ले लिखा था यश चोपड़ा और सागर सरहदी ने, तथा डायलॉग्स लिखे थे रोमेश शर्मा ने। दोस्तों लगभग 3 घंटे 3 मिनट की कुल लंबाई वाली इस फिल्म की म्यूजिक एल्बम में गानों के सभी वर्जन्स को मिलाकर लगभग 47 मिनट 7 सेकंड की लेंथ के टोटल 10 गाने रखे गए थे। साथ ही साथ फिल्म में 5 मिनट 53 सेकंड की लेंथ के 2 इंस्ट्रूमेंटल थीम म्यूजिक पार्ट्स भी रखे गए थे। गानों को कंपोज किया था इंडियन क्लासिकल म्यूजिक के बहुत बड़े जानकार शिव कुमार शर्मा और हरि प्रसाद चौरसिया ने, यानी कि शिव हरि की जोड़ी ने। शिव हरि की एज ए म्यूजिक कंपोजर सिलसिला पहली फिल्म थी। सिलसिला के बाद इस जोड़ी ने यश चोपड़ा द्वारा ही निर्देशित की गई चांदनी, लम्हे और डर जैसी और भी कई फिल्मों के शानदार गाने तैयार किए हैं। सिलसिला फिल्म को रिलीज़ हुए भले ही आज 39 साल हो गए, लेकिन इसके गाने आज भी सुनते हैं तो नए जैसे लगते हैं। ये फिल्म इसके गानों के लिए इंडियन सिनेमा में हमेशा याद रखी जाएगी। दोस्तों फिल्म के संगीत पर काफ़ी मेहनत की गई थी और उस समय बॉलीवुड फिल्मों में आमतौर पर फिल्मों के सारे ही गानों के लिरिक्स सिर्फ एक ही गीतकार द्वारा लिखवाए जाते थे, पर सिलसिला फिल्म के गानों के लिरिक्स उस समय के 5 मशहूर गीतकारों या कवियों द्वारा लिखवाए गए थे और कुछ गाने इंडिया के विभिन्न संस्कृतियों की लोकगीतों से भी अडॉप्ट किए गए थे। जैसे कि फिल्म का गाना बहन जिन्ना दी पकड़ी एक ट्रेडिशनल इंडियन सॉन्ग था और फिल्म का गाना जो तुम तोड़ो पिया भी मीराबाई द्वारा रचित एक ट्रेडिशनल राजस्थानी सॉन्ग था, जिसमें कुछ चेंजेस कर फिल्म में रखा गया था। इनके अलावा फिल्म के गानों देखा है कि ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, ये कहाँ आ गए हम और नीला आसमां सो गया गानों के लिरिक्स लिखे थे जावेद अख्तर ने। फिल्म के मशहूर गाने रंग बरसे भीगे चुनर वाली के लिरिक्स तैयार किए थे अमिताभ बच्चन जी के पिता हरिवंश राय बच्चन जी ने। लड़की है या शोला गाने के लिरिक्स लिखे थे राजेंद्र कृष्णन दुग्गल ने और सर से सर के चुनरिया गाने के लिरिक्स लिखे थे हसन कमाल ने। फिल्म के इन बेहतरीन गानों को अपनी मखमली आवाज़ से सजाया था किशोर कुमार, लता मंगेशकर, यश चोपड़ा जी की पत्नी पामेला चोपड़ा और खुद अमिताभ बच्चन जी ने। अब इतने सारे लोग फिल्म के संगीत से जुड़े थे तो फिल्म का संगीत तो अद्भुत होना ही था। दोस्तों फिल्म के निर्माण के समय अमिताभ बच्चन जी की भी फिल्म के संगीत को लेकर काफ़ी उत्सुकता थी। खैर उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। अभी बात करते हैं अगर फिल्म के अवार्ड्स की, तो सिलसिला फिल्म को उस समय 3 फिल्म फेयर अवार्ड्स के नॉमिनेशंस मिले थे। अमिताभ बच्चन जी को बेस्ट एक्टर का, जया बच्चन जी को बेस्ट एक्ट्रेस और शिव हरि जी को बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर के नॉमिनेशंस मिले थे, पर सिलसिला इन तीनों में से एक भी अवार्ड नहीं जीत पाई थी। बेस्ट एक्टर का अवार्ड उस साल नसीरुद्दीन शाह ने फिल्म चक्रा के लिए जीता था और बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड भी उस साल एक्ट्रेस स्मिता पाटिल ने फिल्म चक्रा के लिए ही जीता था। तो वहीं बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर का अवार्ड उस साल संगीतकार खयाम ने फिल्म उमराव जान के लिए जीता था। दोस्तों फिल्म के लीड और सपोर्टिंग रोल्स में नजर आए थे शशि कपूर, अमिताभ बच्चन, जया बच्चन, रेखा, संजीव कुमार, कुलभूषण खरबंदा, देवन वर्मा, सुधा चोपड़ा और सुषमा सेठ। दोस्तों बात करें अगर फिल्म के बजट, बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस और वेडिट की, तो फिल्म का ओरिजिनल बजट और कलेक्शन तो इस फिल्म की यूनिट द्वारा कहीं भी नहीं बताया गया है और यूट्यूब तथा अन्य प्लेटफॉर्म पर फिल्म का जो भी कलेक्शंस और बजट बताया गया है वो बिल्कुल गलत है। इसलिए इस फिल्म का सही बजट और कमाई तो आपको मैं भी नहीं बता सकता। फिर भी मेरे अनुसार सिलसिला फिल्म का एक अप्रोक्सीमेट बजट था लगभग 2 से 2.5 करोड़ और फिल्म ने इंडिया में एक अप्रोक्सीमेट कलेक्शन किया था लगभग
लगभग 2 करोड़ 80 लाख से 3 करोड़ के बीच। रिलीज के बाद फिल्म को विदेशों में काफी पसंद किया गया था, तो फिल्म का वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन था लगभग 7 करोड़ और सिलसिला अकॉर्डिंग टू इंडियाज कलेक्शंस एक एवरेज फिल्म साबित हुई थी। पर क्योंकि ये फिल्म यश चोपड़ा जी की उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी थी, इसलिए इसे एक बॉक्स ऑफिस फेलियर बताया जाता है। यश चोपड़ा को उम्मीद थी कि सिलसिला ब्लॉकबस्टर होगी, पर ऐसा नहीं हो पाया और ये एवरेज कलेक्शंस ही कर पाई थी। कमाई के मामले में सिलसिला साल 1981 की 11वीं सबसे बड़ी फिल्म थी। बात करें अगर साल 1981 की कमाई के मामले में टॉप पर रहने वाली 5 फिल्मों की, तो पहले नंबर पर थी फिल्म क्रांति, दूसरे नंबर पर थी फिल्म नसीब, तीसरे नंबर पर थी फिल्म मेरी आवाज सुनो, चौथे नंबर पर थी फिल्म लावारिस और 5वें नंबर पर थी फिल्म लव स्टोरी। सिलसिला फिल्म को IMDb वेबसाइट पर 7.3 आउट ऑफ 10 की रेटिंग दी गई है और इसे 81% गूगल यूजर्स ने लाइक किया है। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं फिल्म से जुड़े कई रोचक तथ्यों की। दोस्तों सिलसिला फिल्म का मुहूर्त शॉट लिया गया था साल 1979 में 30 सितंबर के दिन और इसी दिन अमिताभ बच्चन जी की साल 1982 में रिलीज हुई फिल्म बेमिसाल का भी मुहूर्त शॉट लिया गया था। दोस्तों फिल्म की शूटिंग के शुरुआत में फिल्म की मेल कास्ट तो वही थी जो हमें फिल्म में नजर आई थी, पर फिल्म की फीमेल कास्ट में उस समय जया बच्चन और रेखा जी की जगह एक्ट्रेस परवीन बाबी और पद्मिनी कोल्हापुरे थी। पर यश चोपड़ा और अमिताभ बच्चन के अनुसार पद्मिनी कोल्हापुरे की उस वक्त महज 14-15 साल की उम्र ही थी, जो कि अकॉर्डिंग टू अमिताभ बच्चन काफी कम थी, इसलिए फिर उन्हें एक्ट्रेस स्मिता पाटिल से रिप्लेस कर दिया गया था। पर बाद में पद्मिनी कोल्हापुरे ने एक इंटरव्यू के दौरान बताया था कि वो उस समय उनके किन्हीं दूसरे प्रोजेक्ट्स में व्यस्त थी, इसलिए वो इस फिल्म का हिस्सा नहीं बन पाई। दोस्तों कहते हैं कि उस दौर में अमिताभ बच्चन जी और रेखा जी के अफेयर के किस्से बॉलीवुड के गलियारों में चर्चा का विषय थे और इन बातों से अमिताभ बच्चन जी की पत्नी जया जी भी अनजान नहीं थी और शायद जया जी के दबाव के कारण ही अमिताभ बच्चन जी ने उस समय रेखा जी के साथ फिल्में साइन करना लगभग बंद कर दिया था। और क्योंकि सिलसिला फिल्म की कहानी ही ऐसी थी जिसमें फिल्म का हीरो शादी के बाद भी अपनी किसी प्रेमिका से मिलता रहता है, जो कि अमिताभ बच्चन जी, जया बच्चन जी और रेखा जी की लाइफ की कहानी से भी मिलती जुलती है। तो यश चोपड़ा ने भी फिल्म के लिए फिर परवीन बाबी और स्मिता पाटिल की जगह जया जी और रेखा जी को ही साइन करने का मन बनाया। पर यश चोपड़ा के सामने उस वक्त सबसे बड़ी मुश्किल ये थी कि वो इन तीनों सितारों को एक साथ लाए कैसे। यश चोपड़ा के मन में ये हलचल चल ही रही थी कि उस समय अमिताभ बच्चन जी कश्मीर में कालिया फिल्म की शूटिंग कर रहे थे। तब यश चोपड़ा जी भी कश्मीर में कालिया के सेट पर पहुंच गए और वहां बातों ही बातों में अमिताभ बच्चन जी ने यश चोपड़ा से पूछ लिया कि आप सिलसिला फिल्म की स्टार कास्ट से खुश तो है ना। और फिर क्या था, यश चोपड़ा ने भी इस मुनासिब मौके को न गवाते हुए अमिताभ बच्चन जी से अपनी मन की बात कह डाली कि वो फिल्म में जया जी और रेखा जी को लेना चाहते हैं। अमिताभ बच्चन भी कुछ सोच विचार करने के बाद इसके लिए तैयार हो गए। कहते हैं कि बाद में रेखा जी और जया जी दोनों को ही फिल्म के लिए अप्रोच किया था अमिताभ बच्चन जी ने। अब जया जी ये फिल्म करने को तैयार हुई थी अमिताभ बच्चन जी की वजह से और कहते हैं कि रेखा ने भी फिल्म की स्क्रिप्ट पर ध्यान न देते हुए फिल्म के लिए हाँ कह दी थी और इसकी वजह थी कि रेखा कभी भी बच्चन साहब को ना नहीं कहती थी। आमतौर पर जहां मूवीज के सेट पर सारे कलाकारों के मेकअप रूम एक ही होते हैं, पर सिलसिला की शूटिंग के दौरान जया बच्चन और रेखा के मेकअप रूम से अलग अलग थे और वो एक दूसरे से शूटिंग के समय तब तक नहीं मिलती थी जब तक कि उन दोनों का एक साथ कोई सीन ना हो। वैसे रेखा जी से पहले यश चोपड़ा साल 1979 की मिस एशिया रह चुकी मोरिन मेरी को भी सिलसिला फिल्म के चांदनी वाले कैरेक्टर के लिए कास्ट करना चाह रहे थे, पर मोरिन मेरी उस समय एज ए अभिनेत्री कोई भी काम नहीं करना चाह रही थी, इसलिए वो सिलसिला फिल्म का हिस्सा नहीं बन पाई, वरना सिलसिला मोरिन मेरी की एज ए एक्ट्रेस पहली फिल्म होती। खैर बाद में मोरिन मेरी ने इस चमक दमक की दुनिया को छोड़ दिया था और अभी वो मुंबई में एक साध्वी बनकर किसी आश्रम में रहती है। इसके अलावा एक इंटरव्यू के दौरान एक्ट्रेस मुमताज ने भी कहा था कि सिलसिला फिल्म के चांदनी वाले कैरेक्टर के लिए यश चोपड़ा ने पहले उन्हें अप्रोच किया था, पर तब तक वो फिल्मों से संन्यास ले चुकी थी और इसलिए उन्होंने इस किरदार को निभाने से मना कर दिया था। दोस्तों लेजेंडरी एक्टर कुलभूषण खरबंदा सिलसिला फिल्म में एक सीमित किंतु प्रभावशाली भूमिका में नजर आए थे। दरअसल कुलभूषण खरबंदा की मुलाकात यश चोपड़ा जी से एक फिल्म फेस्टिवल के दौरान हुई थी। कुलभूषण यश चोपड़ा जी को बहुत प्रभावशाली लगे तो यश चोपड़ा ने उनसे पूछा कि आजकल तुम क्या कर रहे हो, तो कुलभूषण खरबंदा ने जवाब में यश चोपड़ा जी से कहा कि वो यश चोपड़ा जी की फिल्म नाखुदा में एज ए एक्टर काम कर रहे हैं। दरअसल नाखुदा फिल्म के यश चोपड़ा जी प्रोड्यूसर थे और यश चोपड़ा जी के साथ ही एज ए असिस्टेंट डायरेक्टर काम कर चुके विजय नायक ने नाखुदा को डायरेक्ट किया था। यश चोपड़ा को कुलभूषण खरबंदा से नाखुदा में काम करने की बात पता चली तो मजाक मजाक में यश चोपड़ा ने कुलभूषण खरबंदा से कहा कि तुम तो मेरे ही खर्चे पर जी रहे हो, चलो कोई बात नहीं, तुम आगे भी मेरे ही खर्चे पर जियो और मेरी एक और फिल्म सिलसिला
सिलसिला का एक रोल तुम करो। और इस तरह सिलसिला फिल्म के पुलिस इंस्पेक्टर वाले रोल में एक्टर कुलभूषण खरबंदा नजर आए। दोस्तों सिलसिला फिल्म के निर्माण के समय एक अफवाह यह भी चली थी कि एक्ट्रेस परवीन बाबी को अमिताभ बच्चन जी के कहने पर यश चोपड़ा जी ने सिलसिला फिल्म से निकाला था। कहते हैं कि नमक हलाल की शूटिंग के दौरान प्रकाश मेहरा ने अमिताभ बच्चन को कहा था कि परवीन बाबी की वजह से प्रकाश मेहरा को पूरे 18 लाख रुपए का नुकसान हुआ है और इस नुकसान की भरपाई के लिए प्रकाश मेहरा परवीन बाबी पर मुकदमा करने वाले हैं, इसलिए परवीन बाबी जल्दी ही फिल्म इंडस्ट्री छोड़ देंगी। प्रकाश मेहरा की यह बात सुनकर अमिताभ बच्चन को लगा कि अगर परवीन बाबी सिलसिला फिल्म की शूटिंग बीच में ही छोड़ देंगी तो फिल्म की रिलीज अटक जाएगी और इस डर के कारण अमिताभ बच्चन ने यश चोपड़ा जी से कहकर परवीन बाबी को फिल्म से निकलवा दिया था। अब इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो अमिताभ बच्चन ही जाने। तो दोस्तों ये तो हुई फिल्म की स्टार कास्ट से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें। अब बात करते हैं फिल्म के सुमधुर गानों के बनने से जुड़े दिलचस्प किस्सों की। दोस्तों साल 1960 में सिंगर किशोर कुमार के निर्देशन में एक फिल्म बनने वाली थी। फिल्म के हीरो हीरोइन एक विमान दुर्घटना के कारण समुद्र के बीच एक द्वीप में फंस जाते हैं। फिल्म का टाइटल रखा गया था नीला आसमां, पर किन्हीं कारणों की वजह से ये फिल्म पूरी नहीं हो पाई और बाद में इस फिल्म के टाइटल नीला आसमां पर सिलसिला फिल्म में एक गाना रखा गया था। दोस्तों सिलसिला फिल्म की म्यूजिक एल्बम में एक गाना रखा गया था जिसके बोल थे खुद से जो वादा किया था, जिसे यश चोपड़ा जी की पत्नी पमीला चोपड़ा जी ने गाया था। गाना बहुत ही मेलोडियस था पर किन्हीं टेक्निकल कारणों की वजह से यश चोपड़ा जी ने इस गाने को फिल्म में नहीं रखा था। दोस्तों सिलसिला फिल्म के एक सीन में शशि कपूर और अमिताभ बच्चन शराब के नशे में एक गाना गाते हैं, नीचे पान की दुकान ऊपर गोरी का मकान। इस गाने को बाद में पूरा किया था संगीतकार आदेश श्रीवास्तव ने। दरअसल साल 2000 में आई गोविंदा और ट्विंकल खन्ना स्टारर फिल्म जोरू का गुलाम में एक फुल लेंथ गाना रखा गया था जिसके बोल थे नीचे फूलों की दुकान ऊपर गोरी का मकान, जिसे आदेश श्रीवास्तव ने कंपोज किया था और वो गाना सिलसिला फिल्म के इसी गाने से इंस्पायर्ड था। दोस्तों नीला आसमां गाने का मुखड़ा तो किशोर कुमार जी के एक टिकी हुई फिल्म के टाइटल से लिया गया था पर इसकी धुन दी थी अमिताभ बच्चन ने। दरअसल साल 1975 की जमीर की शूटिंग के दौरान अमिताभ बच्चन और शम्मी कपूर ने मिलकर एक गाना कंपोज किया था लेकिन उस गाने को कहीं यूज नहीं किया गया था, इसलिए जब सिलसिला फिल्म की शूटिंग चल रही थी तब अमिताभ बच्चन को याद आई उस गाने की और उन्होंने तुरंत फोन किया शम्मी कपूर को और उनसे बोला कि हम दोनों ने जमीर के शूट के वक्त जो गाना कंपोज किया था उसे मैं अपनी एक फिल्म के लिए यूज करना चाहता हूँ। दोस्तों इसकी रोचक बात यह है कि शम्मी कपूर को उस गाने के बारे में कुछ भी याद ही नहीं था और फिर अमिताभ बच्चन के बहुत याद दिलाने के बाद शम्मी कपूर को उस गाने के बारे में याद आया और फिर भी शम्मी कपूर ने अमिताभ बच्चन से कहा कि इसमें पूछने की क्या बात है, उस गाने का तुम चाहो जो करो और आगे बढ़ो। और फिर उसी गाने की धुन पर सिलसिला फिल्म के गाने नीला आसमां का निर्माण किया गया। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया कि अमिताभ बच्चन सिलसिला फिल्म के संगीत में काफ़ी रुचि ले रहे थे और संगीत से काफ़ी जुड़े थे, इसलिए फिल्म के दो गानों रंग बरसे और नीला आसमां को उन्होंने ही गाया था। दोस्तों फिल्म के गाने रंग बरसे बिगे चुनर वाली को कौन भूल सकता है। ये गाना एक मशहूर फ्लोक सॉन्ग बन गया है जिसे आज भी होली के अवसर पर खूब गाया और बजाया जाता है। दोस्तों इस गाने के बनने का किस्सा भी कुछ कम दिलचस्प नहीं है। दरअसल यश चोपड़ा ने सोचा कि फिल्म में अमिताभ बच्चन और रेखा के प्रेम प्रसंग की कहानी में अगर एक होली का गीत जोड़ दिया जाए तो फिल्म की भव्यता में 4 चांद लग जाएंगे और बाद में यश चोपड़ा ने अपनी ये इच्छा फिल्म के गीतकार जावेद अख्तर के सामने जाहिर की और जावेद अख्तर को एक होली सॉन्ग लिखने को कहा। इसके जवाब में जावेद अख्तर ने यश चोपड़ा से कहा कि मैं आपके लिए ऐसा कोई गाना नहीं लिख सकता और सच पूछिए तो गाना लिखने की कोई ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि होली पर एक अच्छा सा गाना अमिताभ बच्चन जी के पिता हरिवंश राय बच्चन जी ने पहले से ही तैयार कर रखा है जिसे वो अपने कवि सम्मेलनों में गाते हैं और आज तक उस गाने को किसी भी संगीतकार ने किसी भी फिल्म के लिए यूज़ नहीं किया है। फिर यश चोपड़ा और जावेद अख्तर गए हरिवंश राय बच्चन जी के पास और उनके सामने अपने मन की इच्छा जाहिर की। हरिवंश राय बच्चन को भी जब ये पता चला कि इस गाने के हीरो उनके बेटे अमिताभ बच्चन ही होंगे तो उन्होंने भी बिना किसी झिझक के ये गाना दे दिया। दोस्तों ये गाना पहले किशोर कुमार जी से गवाया जाना था लेकिन बाद में किन्हीं कारणों की वजह से इसे अमिताभ बच्चन जी ने गाया था। वैसे आपकी राय में इस गाने के लिए कौन ज़्यादा अच्छे रहते, अमिताभ बच्चन या फिर किशोर कुमार? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें। दोस्तों फिल्म के गाने ये कहाँ आ गए हमको लता मंगेशकर जी ने गाया था और गाने के बीच बीच में अमिताभ बच्चन जी की आवाज़ में पोइट्री भी सुनने को मिलती है। पर जब इस गाने की रिकॉर्डिंग की गई थी तब लता मंगेशकर जी वाला हिस्सा अलग से रिकॉर्ड किया गया था और अमिताभ बच्चन जी वाला हिस्सा बाद में अलग से रिकॉर्ड किया गया था। और क्योंकि लता जी और बच्चन साहब ने एक साथ की रिकॉर्डिंग नहीं की थी इसलिए तब वो एक दूसरे को अच्छे से नहीं जान पाए थे, लेकिन बाद में जब ये दोनों एक दूसरे को जानने लगे थे और दोनों के बीच मित्रता हो गई थी तब इन्होंने सिलसिला के गाने की रिकॉर्डिंग पर काफ़ी पछतावा जाहिर किया था
कि काश अगर ये दोनों उस गाने को एक साथ रिकॉर्ड करते तो उनकी ये जान पहचान काफी पहले ही हो चुकी होती। दोस्तों अधिकतर फिल्मों के गाने जहां फिल्म की रिलीज से पहले या बहुत पहले रिलीज कर दिए जाते हैं ताकि फिल्म को अच्छी पब्लिसिटी मिल सके, पर सिलसिला फिल्म उन कुछ फिल्मों में से एक थी जिसके गाने फिल्म की रिलीज से कुछ ही समय पहले जारी किए जाते हैं। दोस्तों पता नहीं क्यों पर सिलसिला के गाने यश चोपड़ा जी ने पहले रिलीज करने के बजाय सिर्फ फिल्म की रिलीज से कुछ ही दिनों पहले रिलीज किए थे। इसके अलावा साल 1986 में आई फिल्म जांबाज के गानों को भी फिल्म की रिलीज से फिरोज खान साहब ने कुछ ही दिनों पहले रिलीज किया था। और इसकी रोचक बात यह है कि सिलसिला और जांबाज दोनों फिल्मों के गाने काफी पॉपुलर हुए थे। दोस्तों फिल्म के गाने देखा है कि ख्वाब तो ये सिलसिले हुए के खूबसूरत नज़ारों को कौन भूल सकता है। गाने में जो हमें खूबसूरत फूलों के बड़े बड़े बगीचे दिखाए गए थे वो बगीचे नीदरलैंड की कैपिटल सिटी एम्स्टर्डम के कुकनहॉफ गार्डन के थे। इस फिल्म की शूटिंग से पहले अमिताभ बच्चन एक बार एम्स्टर्डम में घूमने गए थे और कुकनहॉफ गार्डन के नज़ारे उन्हें काफ़ी भाए थे, इसलिए इस गाने की शूटिंग वहां करने का सजेशन उन्होंने ही दिया था। यश चोपड़ा के बाद राज कपूर ने भी उनकी साल 1982 में रिलीज हुई फिल्म प्रेम रोग के गाने भंवरे ने खिलाया फूल के शूट के लिए एम्स्टर्डम के कुकनहॉफ गार्डन का ही उपयोग किया था। देखा है कि ख्वाब तो गाने के लिए कुल 15 लोगों की टीम एम्स्टर्डम से गई थी और 2 या 3 दिन में गाने का शूट कंप्लीट हो गया, जबकि प्रेम रोग के गाने भंवरे ने खिलाया फूल के शूट में पूरे 9 दिन लगे थे और हर रोज कई घंटे तक फिल्म की यूनिट को गार्डन में शूट के लिए रुकना होता था। दोस्तों देखा है कि ख्वाब तो ये सिलसिले हुए गाने की शूटिंग के समय रेखा जी के एक सीन की शूट में बार रिटेक्स लेने पड़ रहे थे और इससे परेशानी होने के कारण अमिताभ बच्चन जी के मुंह से एकाएक निकल गया कि साली टेक पर टेक मांग रही है और रेखा जी ने जब ये सुना तो वो शूट को बीच में ही छोड़कर वहां से काफी दूर चली गई और रोने लग गई। और अमिताभ बच्चन जब उनसे माफी मांगने पहुंचे तो उन्होंने बच्चन साहब से कहा कि वो सबके सामने उनकी इस तरह से कैसे बेइज्जती कर सकते हैं। अमिताभ बच्चन के बहुत समझाने पर भी उस दिन शूट नहीं हो पाया और फिर बची हुई शूटिंग दूसरे दिन की गई। सिलसिला के बाद यशराज प्रोडक्शंस के बैनर तले ही बनी साल 2003 में आई सैफ अली खान रानी मुखर्जी स्टारर फिल्म हम तुम के कई हिस्सों की शूटिंग भी एम्स्टर्डम में ही की गई थी। तो दोस्तों ये तो हुई फिल्म के संगीत की कुछ दिलचस्प बातें। दोस्तों सिलसिला की शूटिंग के बाद डबिंग वाला हिस्सा भी कुछ कम दिलचस्प नहीं है। दोस्तों शूटिंग के बाद जब रेखा जी डबिंग के लिए स्टूडियो पहुंची तो जाते ही सबसे पहले उन्होंने फिल्म की यूनिट वालों को उन्हें गाने दिखाने के लिए कहा और यूनिट के लोगों ने भी रेखा जी को बिना किसी हिचक के उनके सारे गाने दिखा दिए। पर रेखा जी ने उनके गाने देखने के बाद यूनिट वालों से जया बच्चन जी के गाने भी दिखाने को कहा, तो इसके लिए यूनिट वालों ने ये कहकर मना कर दिया कि वो सिर्फ रेखा जी को उनके ही गाने दिखा सकते हैं, किसी और के नहीं। ये सुनकर रेखा जी को काफी बुरा लगा और वो यूनिट वालों से बोली कि अगर तुम लोग मुझे जया जी के गाने नहीं दिखाओगे तो मैं डबिंग नहीं करूंगी। और फिर काफी बहस के बाद यूनिट वालों ने रेखा जी की बात मानी और उन्हें जया जी के गाने दिखाए। जया जी के गाने देखते समय रेखा ने उनकी काफी तारीफ की, लेकिन उनकी तारीफ में काफी व्यंग था और उन्होंने कटाक्षपूर्ण तरीके से जया जी की तारीफ की थी। दोस्तों वैसे तो अमिताभ बच्चन जी अपने काम को लेकर काफी सीरियस रहते हैं और वो समय के भी बहुत पाबंद हैं, पर सिलसिला फिल्म की डबिंग के दौरान बच्चन साहब ने यश चोपड़ा को काफी परेशान किया था। डबिंग के पहले दिन उन्होंने सिर्फ 1 घंटे डबिंग की और चले गए। बाद में उन्होंने कभी मूड नहीं होने और कभी उनकी आवाज़ ठीक नहीं होने की बातें बताकर डबिंग को कई दिनों तक आगे बढ़ाया। बाद में यश चोपड़ा को अमिताभ बच्चन जी के डबिंग न करने की सही वजह समझ में आई। दरअसल अमिताभ बच्चन जी की 2 सालों से अटकी हुई फिल्म याराना साल 1981 में 31 जुलाई के दिन रिलीज हो रही थी, जिसके अमिताभ बच्चन बॉम्बे एरिया के डिस्ट्रीब्यूटर भी थे और फिल्म 2 साल से मुकदमे में फंसी हुई थी। तो फिल्म को रिफ्रेश करने के लिए अमिताभ बच्चन ने 30 दिनों तक और शूटिंग भी की थी और यश चोपड़ा भी सिलसिला को 31 जुलाई के दिन ही रिलीज करना चाह रहे थे और इस रिलीज डेट को आगे बढ़ाने के लिए ही अमिताभ बच्चन डबिंग में आनाकानी कर रहे थे। बाद में यश चोपड़ा ने अमिताभ बच्चन की सिचुएशन को समझते हुए सिलसिला की रिलीज को 31 जुलाई से आगे बढ़ाकर 14 अगस्त कर दिया। दोस्तों अमिताभ बच्चन जी और शशि कपूर ने करीब 15 फिल्मों में स्क्रीन शेयर की है और साल 1991 में आई फिल्म अजूबा के शशि डायरेक्टर थे। दोस्तों उन 15 मूवीज में जितनी भी मूवीज में ये दोनों एक दूसरे के भाई के रोल में नजर आए थे, उन सब में अमिताभ बच्चन बड़े भाई बने और शशि कपूर छोटे। पर सिलसिला इकलौती ऐसी फिल्म है जिसमें शशि कपूर बड़े भाई बने थे और अमिताभ बच्चन छोटे, जबकि रियल लाइफ में अमिताभ बच्चन शशि कपूर से लगभग 4 से 5 साल छोटे हैं। इसके अलावा सिलसिला ऐसी इकलौती फिल्म है जिसमें शशि कपूर और जया बच्चन एक दूसरे के अपोजिट नजर आए थे। साथ ही साथ जया बच्चन जी की सिलसिला उस समय की गई आखिरी फिल्म थी। इसके बाद जया जी ने फिल्मों से संन्यास ले लिया था और बाद में साल 1995 में आई अक्का नामक एक मराठी फिल्म से उन्होंने वापसी की थी और साल 1998 में आई फिल्म 184 की मां उनकी कमबैक फिल्म
थी, यानी कि उनकी कमबैक हिंदी फिल्म थी। दोस्तों यश चोपड़ा जी ने बड़ी मुश्किल से अमिताभ बच्चन जी और रेखा जी को फिल्म में कास्ट किया था, पर फिर भी ये फिल्म अमिताभ बच्चन जी और रेखा जी की एक साथ आखिरी फिल्म साबित हुई। इसके बाद ये दोनों सिर्फ साल 2007 में आई फिल्म ओम शांति ओम के एक गाने में एक साथ नजर आए थे। दोस्तों फिल्म के एक सीन में जो एयरपोर्ट दिखाया गया है वो श्रीनगर का एयरपोर्ट था और सिलसिला के बाद किसी भी फिल्म की शूटिंग श्रीनगर के एयरपोर्ट पर नहीं की गई है। दोस्तों फिल्म के क्लाइमैक्स में प्लेन क्रैश वाला सीन दिखाया गया है, उसे मुंबई के फिल्म सिटी में शूट किया गया था और कहते हैं कि क्लाइमैक्स में एक सीन था जिसमें रेखा जी अमिताभ बच्चन के पीछे संजीव कुमार को बचाने के लिए जा रही होती हैं और जया जी उन्हें धक्का मारकर रोक लेती हैं और इस सीन की शूटिंग के दौरान पहले रेखा ने कैमरामैन से कहा था कि आप इस सीन को सिर्फ एक ही टेक में शूट कर लेना, मैं कोई भी रिटेक इस सीन के लिए नहीं दूंगी। पर अनफॉर्चुनेटली शूट के वक्त रेखा को जब जया ने धक्का दिया तो वो कैमरा फ्रेम से बाहर चली गई और सीन गड़बड़ हो गया। रेखा को यह पता था, फिर भी वो रिटेक देने से मना करके अपनी कार में जाकर बैठ गई। अमिताभ बच्चन ये सब ड्रामा एक कुर्सी पर बैठे देख रहे थे। रेखा के जाने के बाद अमिताभ बच्चन ने जया जी से पूछा कि क्या हुआ, तो जया जी रोने लग गई और रोते हुए अमिताभ बच्चन से बोली कि मैंने तो रेखा से कुछ नहीं कहा। खैर बाद में यश चोपड़ा फिल्म की कुछ यूनिट मेंबर्स के साथ रेखा के पास गए और उन्हें सीन दोबारा शूट करने के लिए मनाया और फिर फाइनली ये सीन शूट किया गया। पर बाद में किन्हीं कारणों की वजह से इस सीन को फिल्म में नहीं रखा गया था और फिल्म में दिखाया गया था कि अमिताभ बच्चन के संजीव कुमार को बचाने के जाने के बाद जया जी बेहोश हो जाती हैं और उन्हें घर भेज दिया जाता है। दोस्तों फिल्म की रिलीज से पहले ये खबरें थी कि ये फिल्म अमिताभ बच्चन जी, जया जी और रेखा जी की वास्तविकताओं पर आधारित है और शायद इसीलिए फिल्म के सेट पर कास्ट और क्रू मेंबर्स के अलावा किसी को भी जाने की अनुमति नहीं थी, ना ही कोई जर्नलिस्ट, ना ही कोई फोटोग्राफर या कोई और व्यक्ति फिल्म के सेट पर जा सकता था। वैसे फोटोग्राफर से याद आया कि सिलसिला फिल्म की खूबसूरत सिनेमेटोग्राफी यानी छायांकन किया था काईगी ने और काईगी की रोचक बात यह है कि उन्होंने एज ए सिनेमेटोग्राफर अपने करियर की शुरुआत यश चोपड़ा जी की फिल्म इत्तेफाक से की थी और इत्तेफाक से लेकर सिलसिला तक सिर्फ यश चोपड़ा जी की फिल्मों की खूबसूरत सिनेमेटोग्राफी का काम काईगी ने किया है और सिलसिला के बाद आई यश चोपड़ा जी की फिल्म मशाल की सिनेमेटोग्राफी का काम भी वो ही करने वाले थे, पर दुर्भाग्यवश इससे पहले ही उनकी मृत्यु हो गई थी। दोस्तों फिल्म के कुछ सीन में एक्ट्रेस सुषमा सेठ ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई थी। सुषमा सेठ उस वक्त फिल्म इंडस्ट्री में नहीं थी और सिलसिला ने उन्हें काफ़ी प्रचलित कर दिया था और इसके बाद उन्हें कई फिल्मों के ऑफर आने लगे थे। दोस्तों सुषमा सेठ ने सिलसिला फिल्म के अलावा अमिताभ बच्चन जी के साथ 4 और फिल्मों में काम किया है। सिलसिला फिल्म में तो वो अमिताभ बच्चन जी की एक परिचित के रोल में नजर आई थी, पर कभी खुशी कभी गम फिल्म में वो अमिताभ बच्चन जी की सास के रोल में नजर आई थी और बाकी 3 फिल्मों में वो अमिताभ बच्चन जी की माँ के रोल में नजर आई थी। दोस्तों सिलसिला के निर्माण के साथ ही यश चोपड़ा ने यह सोचा था कि वो अब बैक टू बैक अमिताभ बच्चन जी के साथ ही फिल्में बनाएंगे, पर सिलसिला के असफल होने के बाद यश चोपड़ा और अमिताभ बच्चन के रिश्तों में काफी खटास आ चुकी थी और इसलिए दोनों कभी एक साथ आगे काम नहीं कर पाए। सिलसिला के बाद अमिताभ बच्चन जी ने लगभग 23 साल के लंबे अरसे के बाद यश चोपड़ा जी के डायरेक्शन में फिल्म वीर ज़ारा में काम किया था। वैसे सिलसिला के बाद ही यश चोपड़ा अमिताभ बच्चन और रेखा को लेकर फिल्म लम्हे बनाना चाह रहे थे, पर अमिताभ बच्चन से मनमुटाव के बाद उन्होंने लम्हे के लिए विनोद खन्ना को साइन कर लिया था। पर सिलसिला के फ्लॉप होने के बाद यश चोपड़ा जी को पैसों की काफी तंगी आ गई थी, इसलिए उन्होंने लम्हे का निर्माण वहीं रोक दिया। बाद में जब यश चोपड़ा ने 1990 के बाद लम्हे का निर्माण फिर से शुरू किया तब तक विनोद खन्ना के चेहरे पर उम्र के निशान छलकने लगे थे, इसलिए फिर लम्हे में विनोद खन्ना की जगह अनिल कपूर को लिया गया था। वैसे इसमें दुर्भाग्य की बात यह है कि सिलसिला की तरह लम्हे भी बॉक्स ऑफिस पर असफल रही थी। चाहे ये दोनों ही फिल्में फ्लॉप हुई हो, पर यश चोपड़ा ने एक इंटरव्यू के दौरान इन्हीं 2 फिल्मों को अपनी फेवरेट फिल्में बताया था। वैसे अमिताभ बच्चन जी की साल 1989 में आई जादूगर और तूफान फिल्म के फ्लॉप होने के बाद यश चोपड़ा ने कहा था कि अमिताभ बच्चन जी को पहले से ही पता था कि ये दोनों ही फिल्में एक जैसी हैं, फिर भी उन्होंने प्रकाश मेहरा और मनमोहन देसाई को इनके बारे में कुछ नहीं बताया था। इससे पता चलता है कि अमिताभ बच्चन प्रोफेशनली तौर पर बेईमान हैं। इसके जवाब में बाद में अमिताभ बच्चन ने कहा था कि एक्ट्रेस स्मिता पाटिल और परवीन बाबी मेकअप में सिलसिला के सेट पर थी और तब यश चोपड़ा ने अमिताभ बच्चन जी से कहा था कि तुम उन्हें जाकर ये बताओ कि उन्हें फिल्म से निकाल दिया गया है। तब यश चोपड़ा की प्रोफेशनल ईमानदारी कहाँ गई थी? अमिताभ बच्चन ने काफी गुस्से में कहा था कि यश चोपड़ा ने गुलशन राय के साथ भी पैसों की कुछ बेईमानी की थी और रोमेश शर्मा के पैसे भी उन्होंने रोके थे। अपनी स्टाफ के साथ दगाबाजियां करते वक्त यश चोपड़ा की प्रोफेशनली ईमानदारी कहाँ गई थी?
दोस्तों कहते हैं कि जया बच्चन ये फिल्म करने के लिए सिर्फ इस वजह से तैयार हुई थी कि फिल्म के क्लाइमेक्स में अमिताभ बच्चन अपनी प्रेमिका से वापस अपनी पत्नी के पास लौट कर आ जाते हैं। और रेखा ने बाद में एक इंटरव्यू के दौरान बताया था कि फिल्म इसीलिए फ्लॉप हुई थी क्योंकि जया बच्चन की बात मानकर क्लाइमेक्स चेंज करवा दिया गया था। फिल्म के क्लाइमेक्स में अगर अमिताभ बच्चन को पत्नी की जगह प्रेमिका से मिलते हुए दिखाया जाता तो दर्शकों को यह बोल्ड थीम काफी पसंद आता। इसके अलावा रेखा जी ने बताया था कि फिल्म को उनकी तथा अमिताभ और जया जी की रियल लाइफ स्टोरी कहकर रिलीज किया गया है, जबकि फिल्म में ऐसा कुछ भी रियलिटी पर आधारित नहीं था। ऐसी अफवाहों से दर्शकों को भ्रमित किया गया था। दोस्तों सिलसिला के अलावा काला पत्थर और त्रिशूल की लीड कास्ट में भी अमिताभ बच्चन के साथ संजीव कुमार और शशि कपूर ही नजर आए थे और ये तीनों ही फिल्में यश चोपड़ा के डायरेक्शन में बनी थी। दोस्तों सिलसिला को तो यश चोपड़ा ने ही प्रोड्यूस किया था, पर इससे पहले वो उनके भाई BR चोपड़ा और गुलशन राय द्वारा प्रोड्यूस की गई फिल्में बना चुके थे। काला पत्थर फिल्म के फ्लॉप होने के बाद गुलशन राय ने यश चोपड़ा से रिश्ता तोड़ लिया था और सिलसिला फिल्म की कहानी भी गुलशन राय को कुछ खास पसंद नहीं आई थी और सिलसिला की रिलीज से पहले ही गुलशन राय ने कह दिया था कि फिल्म फ्लॉप होगी। दोस्तों यश चोपड़ा ने सिर्फ 2 ही तरीके की फिल्में बनाई हैं, रोमांटिक और एक्शन। दाग जैसी रोमांटिक फिल्म बनाने के बाद यश चोपड़ा ने दीवार जैसी एक्शन फिल्म बनाई। इसके बाद आई फिल्म कभी कभी एक रोमांटिक फिल्म थी और कभी कभी के बाद आई त्रिशूल और काला पत्थर एक्शन मूवीज। इनके बाद सिलसिला रोमांटिक थी तो मशाल और विजय एक्शन फिल्में थी। विजय के बाद यश चोपड़ा ने चांदनी, लम्हे, डर, वीर ज़ारा और जब तक है जान जैसी रोमांटिक फिल्में ही बनाई। तो दोस्तों ये थी सिलसिला फिल्म पर हमारी पेशकश। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और ये फिल्म तथा इस पर बनाई गई हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।